साथियों, हमने कल तक प्रारंभिक ज्योतिष के कुल 10 चैप्टर अपलोड किए हैं। आशा है उनसे आपको ज्योतिष की इस विधा को समझने का अवश्य मौका मिला होगा और आपने कुछ मनन भी उन पर किया होगा। जब तक आपको पिछले चैप्टर्स की बातें समझ में नहीं आ जाएं, तब तक आप उनका रिवीजन अवश्य कर लें, जो आपको आगे बढ़ने में बहुत ही सहायक होगा। कारण क्या है कि जब तक प्रैक्टिकल रूप में कुछ कुंडलियों पर आप इन सिद्धांतों को आजमा नहीं लेंगे, तब तक यह बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित नहीं होंगे। वो बातें आपको याद नहीं आएंगी, वो दबी हुई रह जाती हैं। इसलिए बीच बीच में आप इनका रिवीजन अवश्य कर लिया करें। अभी तो आपको लग रहा होगा कि आप इनको अच्छी तरह से समझ चुके हैं, लेकिन जब व्यवहारिक रूप में इनका उपयोग करने की ज़रूरत पड़ेगी, उस समय आपको ये याद नहीं आएंगे। इसलिए इनको बीच बीच में किन्हीं भी कुंडलियों पर अवश्य उपयोग किया करें। ज़्यादा समय बीत जाने के बाद ये बातें दिमाग के किसी कोने में ही पड़ी रह जाती हैं और धूल खाती रहती हैं, और वक्त पर ये फार्मूले आपको याद नहीं आएंगे। इसलिए इसका विशेष ख्याल रखें। कुछ साथियों ने हमको फ़ोन करके बताया कि सर आप बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। तो साथियों, हम धीरे धीरे इसलिए बोलते हैं कि एक एक शब्द आपकी मेमोरी में फिट हो जाए, वरना तो हम भी बुलेट की स्पीड से बोल सकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। हमारे धीरे धीरे बोलने से ही आपके दिमाग में वो सिद्धांत, वो बातें फिट होती चली जाएंगी। इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगता हो 1-2 मिनट का टोटल वीडियो देखने में, लेकिन यह बहुत उपयुक्त रहेगा कि हम धीरे धीरे आपको समझाएं और आप बात को समझते चले जाएं। जैसे पिस्टल से बुलेट निकलने के बाद दिखाई नहीं देती, वैसे ही तेजी से बोले गए शब्द दिमाग में फिट बैठते नहीं हैं। आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो ये बातें आपके दिमाग में फिट बैठती चली जाएंगी और वक्त पर आपको ये अवश्य याद आ जाएंगी, जिनसे आप इनका लाभ ले सकेंगे। आज यह हमारा 11वां चैप्टर है, जिसमें हम आज बात करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण योगों की। हमने आपको बताया था कि दशानाथ अपने भाव के अधीन होकर फल देता है, यानी दशानाथ ने जो भाव एक्टिव या डीएक्टिवेट कर दिए, वो उन्हीं के अधीन आपको फल देगा या नहीं देगा। यह एक महत्वपूर्ण बात है जो हम पहले आपको बता चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रह ने तो जो भाव उसको एक्टिव या डीएक्टिवेट करने थे वो कर दिए, लेकिन अब फल तो भावों को ही देना है। यानी फलों को देने का अधिकार भाव के पास है। ग्रह ने जो भाव खड़े कर दिए, फल उन्हीं भावों के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब एक बात और ध्यान में ले लें कि ग्रह ने जो भाव एक्टिवेट कर दिए हैं, उनका फल तो मिलेगा, वो फल चाहे अच्छा हो या बुरा हो। और जो भाव ग्रह ने डीएक्टिवेट कर दिए, उन भावों का फल नहीं मिलेगा। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। हो सकता है ग्रह ने किसी बुरे भाव को डीएक्टिवेट कर दिया हो, तो यह और अच्छी बात है कि आपको खराब भाव के फल नहीं मिलेंगे। तो यह सब भावों पर निर्भर करेगा। अब इसके आगे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि ग्रहों ने भाव तो एक्टिव या डीएक्टिव कर दिए, लेकिन फल क्या मिलेंगे। ज्योतिष में सारी कवायद ही इस क्या की है। यदि इस क्या का जवाब मिल गया, तो अगला स्टेप रेमेडीज का है। क्लाइंट आपसे पूछेगा कि अब मैं क्या करूं, क्या उपाय करूं। पहले हम इस क्या का जवाब ढूंढ लेते हैं, फिर उसके बाद कभी रेमेडीज की बात करेंगे। इस क्या का जवाब छुपा है कारकत्वों और योगों में। हमारे पास जो छात्र पढ़ते हैं, उनको हम विशेष तौर पर यह कहते हैं कि कारकत्वों को और योगों को समझिए।
इसलिए आप भी कारकत्वों और योगों पर ध्यान दीजिए। एक निष्णात एस्ट्रोलॉजर वही हो सकता है जिसके पास कारकत्वों यानी भावों के कारकत्वों और योगों का भंडार हो। यदि एस्ट्रोलॉजर के पास कारकत्व और योगों की समझ नहीं है तो वो ऐसा ही होगा जैसे सीमा पर एक सिपाही खड़ा है और उसके पास शस्त्र नहीं है। एक एस्ट्रोलॉजर के सबसे बढ़िया शस्त्र कारकत्व और योग ही होते हैं। अब तो वह वक्त पड़ने पर कुश्ती ही लड़ सकता है, और एस्ट्रोलॉजर के पास अगर कारकत्व और योग रूपी हथियार नहीं है तो वो क्या करेगा? वो भी कुश्ती ही लड़ेगा। पर कुश्ती किससे लड़ेगा? फिर वो किसी को शनि की 7.5 लगाएगा, किसी को काल सर्प दोष लगाएगा, किसी को मांगलिक दोष लगा देगा, किसी को पितर दोष लगा देगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमने आपको समझाया कि ये सब इसी बिना शस्त्र के सिपाही वाले हथियार हैं। जो ये दोष सभी मैंने आपको बताए, ये आदमी उन्हीं परिस्थितियों में बताता है जब उसको कुंडली में कहीं कुछ और समझ में नहीं आता है, तो इनसे बचा जाना चाहिए। यह बिना शस्त्र की कुश्ती लड़ना एक एस्ट्रोलॉजर को कोई बहुत ऊंचाई नहीं दे सकती। वो स्वयं को और क्लाइंट को भ्रमित करने जैसा ही है। इसलिए इनसे बचिए और वास्तविक समस्या ढूंढने की तरफ अपना ध्यान लगाइए। तो अब आइए आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ योगों की चर्चा कर लेते हैं। इसमें हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे मार्केस की। मार्केस कैसे बनता है, मारक कौन होता है, आत्महत्या के योग क्या होते हैं और दूसरों की हत्या कर देने के योग क्या होते हैं, इसी पर हम आज अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आप सभी जानते हैं और हर ग्रंथों में भी और प्रचलन में भी द्वितीयेश और सप्तमेश को मारक बताया गया है। तो अब सबसे पहले आप कुछ बातें समझ लीजिए कि ये मारक कैसे बनेंगे, क्या करेंगे, यह बहुत आवश्यक है। दशानाथ और अंतरदशानाथ के मध्य जब भी समसप्तक भाव खड़ा होगा तब ये मारक समय होगा, और विशेषकर उन ग्रहों की दशा अंतरदशा में जो समसप्तक बैठे हैं और जिनकी उच्च और नीच में भी समसप्तक योग होता है। जैसे मंगल की महादशा में गुरु की अंतरदशा, या गुरु की महादशा में मंगल की अंतरदशा, या फिर आप शनि और सूर्य को भी इसी तरह देख सकते हैं, जिनकी उच्च और नीच में समसप्तक होता है। वो ग्रह अगर समसप्तक बैठे हों तो प्रबल मारक हो जाते हैं। लेकिन आपको एक बात का यहाँ ख्याल रखना है कि हर स्थिति में वो मारक ही नहीं बनते। जैसे यहाँ हम द्वितीयेश की बात करना चाहेंगे। द्वितीयेश यदि दशानाथ के साथ समसप्तक बैठा हो तो यह मारक नहीं होगा, बल्कि यह प्रचुर धन देगा। ये एक अपवाद है, इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लें, कहीं भ्रमित ना हो। लेकिन यही द्वितीयेश यदि दशानाथ के साथ द्वितीय भाव खड़ा करता हो, इस स्थिति में यह प्रबल मार्केश बन जाएगा। अच्छी तरह से समझ लीजिए, इस स्थिति में द्वितीयेश में मार्कत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में होने पर यह आयु के अष्टम भाव से सप्तम हो जाएगा। इसलिए इसमें मार्कत्व बहुत ही ज़्यादा होगा। ध्यान रखिए इस बात का। इसी तरह सप्तमेश भी किसी दशा अंतरदशा में समसप्तक भाव खड़ा करता है तो वह भी प्रबल मार्केश बनेगा। यदि सप्तमेश किसी भी दशा अंतरदशा में द्वितीय भाव खड़ा करता हो तो वह भी मार्कत्व रखता है, क्योंकि सप्तमेश द्वारा खड़ा किया गया यह भाव अष्टम भाव से सप्तम हो जाएगा। इसलिए इसमें मार्कत्व बढ़ जाता है। एक बात का और ध्यान रखिए कि नीच में बैठे हुए ग्रह भी सप्तम भाव खड़ा करते हैं, क्योंकि वो अपने उच्च से सातवें होते हैं हमेशा। सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं कि जो ग्रह नीच का होगा वो अपने उच्च भाव से सप्तम ही बैठा होगा।
विशेषकर तृतीयेश, सप्तमेश, अष्टमेश, एकादशेश और द्वादशेश यदि नीच के कहीं भी बैठे हों तो ये अपनी दशा अंतर्दशा में मार्केश बन जाते हैं, इनमें मार्कत्व आ जाता है। अब तक आपने यह तो जान लिया कि ग्रह मारक कैसे बनते हैं, मार्कत्व उनमें कैसे आता है, या वो मार्केश कैसे कहलाते हैं, कैसे बन जाते हैं। अब एक और अति महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो जाता है कि यह मार्केश किसके लिए बनेंगे। व्यवहारिक सी बात है, उनमें मार्कत्व तो है, पर क्या वो जातक के लिए ही है या किसके लिए है। यदि लग्नेश, सप्तमेश, अष्टमेश और द्वादशेश तो यह स्वयं जातक के लिए मार्केश बनेंगे। काफ़ी संभावना है अन्य ग्रह योगों को देखते हुए कि इनकी दशा में ये मार्केश साबित हो सकते हैं। इसी तरह यदि द्वितीयेश और अष्टमेश ये समसप्तक भाव खड़ा करते हैं अपनी दशा अंतर्दशा में, तो यह मारक सिद्ध हो सकते हैं जातक के किसी कुटुंबी जन के लिए या उसके ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति के लिए। इसी तरह यदि तृतीयेश और नवमेश समसप्तक भाव खड़ा कर लेते हैं तो यह मारक सिद्ध हो सकते हैं जातक के छोटे भाई बहन या नौकर इत्यादि के लिए, अथवा जातक के गुरु, पिता, साले, इनके लिए ये मारक सिद्ध हो सकते हैं। यानी ये तृतीयेश और नवमेश की समसप्तक दशा तृतीय भाव के संबंधी और नवम भाव के संबंधियों के लिए मारक सिद्ध हो सकते हैं। इसी तरह चतुर्थेश और दशमेश मिलकर समसप्तक भाव खड़ा कर लेते हैं तो यह माता, मित्रों और पिता के लिए मारक सिद्ध हो सकते हैं, चतुर्थ भाव के संबंधी और दशम भाव के संबंधी, इनके लिए ये मारक सिद्ध हो सकते हैं। इसी तरह षष्ठेश और द्वादशेश ने समसप्तक भाव खड़ा कर लिया तो यह जातक के ननिहाल पक्ष यानी नाना, नानी, मामा, मौसी इत्यादि के लिए मारक सिद्ध हो सकते हैं। आशा करता हूँ मैंने आपको ये जो योग बताए आप इनको मनन पूर्वक समझेंगे और किसी भी कुंडली पर व्यवहारिक रूप में आजमा कर अवश्य देखेंगे तो आपको ये बात दिमाग में फिट हो जाएगी। अभी तक हमने आपको मार्केश से संबंधित योग बताए, अब आपको इसी से संबंधित दो योग और बता देते हैं। आपने अक्सर न्यूज में पढ़ा या सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली या फला व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी। तो ये योग होते क्या हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको समझिए। आइए सबसे पहले आत्महत्या के योग के बारे में जानते हैं। जिस भी दशा अंतर्दशा में लग्नेश द्वारा अष्टम भाव की हानि होती हो या अष्टमेश द्वारा लग्न भाव की हानि होती हो तो इस दशा काल में जातक आत्महत्या की तरफ प्रवृत्त होता है। अब आपके मन में यह सवाल पैदा हो रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, लग्नेश और अष्टमेश द्वारा एक दूसरे को खत्म करने से आदमी आत्महत्या की तरफ क्यों प्रवृत्त हो जाता है। यदि आपके मन में यह जिज्ञासा पैदा हुई है तो मुझे बहुत खुशी है कि आप ज्योतिष को सीखने के प्रति बहुत अधिक जिज्ञासु हैं। जिस जातक में जिज्ञासु नहीं होगी वो अपनी समस्या का समाधान नहीं पाएगा, अपने ज्ञान को, प्यास को बुझा नहीं पाएगा। इसलिए ये सवाल जिनके भी मन में खड़ा हुआ है निश्चित ही वो बहुत लंबी दूर तक इस यात्रा में आगे जाएंगे। इसका सीधा सा जवाब है लग्नेश है शरीर और अष्टमेश है आयु। तो जब शरीर ही आयु को खत्म करे या आयु ही शरीर को खत्म करे तो जातक में आत्महत्या की प्रवृत्ति ही होगी और वो आत्महत्या कर भी सकता है। हमने बहुत सी कुंडलियों में ऐसा पाया है, कोई दूसरा तो उसकी हत्या करने आएगा नहीं,
वो करेगा तो स्वयं करेगा। यदि ये परिस्थितियां बनी हुई हैं तो स्वयं ही आत्महत्या की तरफ वो प्रवृत्त होगा। हो सकता है कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाएं, वरना तो आत्महत्या कौन करना चाहता है। कुछ परिस्थितियां धन से संबंधित, इज्जत से संबंधित कई लोग भावावेश में कर लेते हैं, लेकिन उसमें ज्योतिष के यही योग काम करेंगे, यह ध्यान रखिए। कई बार ऐसी स्थितियां भी आती हैं जब यह पता ही नहीं चलता कि जातक ने आत्महत्या की है या उस किसी दूसरे ने उसकी हत्या की है। तो ऐसे समय में आप इस योग को देखेंगे तो आपको कारण समझ में आ जाए, और इसीलिए यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अब दूसरों की हत्या करने के योग को देख लेते हैं। यह बहुत ही सीधा साधा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यदि कुंडली में राहु और मंगल कन्या राशि में बैठे हों, चाहे अलग अलग हों या युति में हों, कन्या राशि का राहु और मंगल हो तो जातक दूसरों को घात पहुंचाने की चेष्टा करता है। अब यदि कन्या राशि के राहु का यह दशा काल हो तो ऐसा जातक सोच समझकर किसी दूसरे को घात पहुंचाता है। ध्यान दीजिए, सोच समझकर, क्योंकि राहु, जैसा कि हमने राहु केतु वाले चैप्टर में आपको बताया था, सोच का अधिष्ठाता है। यह आवेश में नहीं करेगा, यह सोच समझकर प्लानिंग से किसी को भी घात पहुंचाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। जबकि कन्या राशि के मंगल की दशा चल रही हो और उसमें यदि ऐसा कोई काम जातक कर देता है तो यह भावावेश में किया गया काम होगा, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होगी। मान लीजिए व्यक्ति कहीं गया है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ ऐसी मान अपमान की स्थितियां बन गई और ताव आ गया, और ताव ताव में उसने निपटा दिया। मंगल भावावेश में करवाएगा, राहु सोच समझकर प्लानिंग से करवाएगा। इन दोनों के फर्क को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। आज हमने एक अति महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बातचीत की, जो कि ज्योतिष में बहुत ही फ्रिक्वेंटली ऐसी स्थितियां आती रहती हैं। क्लाइंट आते हैं, पूछते हैं, लेकिन अक्सर इतनी गहराई में किसी का ध्यान नहीं जाता। प्रचलित ग्रंथों में इतने सारे योग और इतने सारे वो लिखे हुए हैं कि किसी को याद आना ही मुश्किल है। शायद ही कोई आदमी प्रचलित ग्रंथों के हिसाब से सारे दिन में एक कुंडली का निचोड़ भी नहीं निकाल पाएगा। हमने आपको बहुत ही सीधा साधा फार्मूला बता दिया है, जो कि 100% हमारा आजमाया हुआ है और यही फल मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एक नई सोच, नया विचार और नए सूत्र आज मिले होंगे, जिसे आप लाभान्वित हों। इसमें एक विशेष बात यह है कि इन सूत्रों को आप जब तक प्रैक्टिकल रूप में नहीं आजमा लें, तब तक इनको बार बार में अवश्य पढ़ते रहें। उससे ये आपकी मेमोरी में रहेंगे, और एक बार जब आपके प्रैक्टिस में आ गए तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो वो एक दिमाग का हिस्सा बन जाता है। जैसा ही आप कुंडली खोलेंगे आपका ध्यान वहीं पे जाएगा, टू द पॉइंट। इसलिए आप इस पे विशेष ध्यान दें। अब आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। अब अगली बार मिलेंगे फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।